हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको सी टेट पेपर 2 अगर आपका एसएसटी है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक अच्छा स्कोर करें तो एनसीईआरटी जो है आपका मेन है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को फोकस कीजिए। मैं आप लोगों की उसमें मदद करूँगी। कुछ चैप्टर्स मैं करवाऊंगी और कुछ जो चैप्टर मतलब जो बुक मैंने स्टार्ट नहीं किया वो बुक जो है आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा आप टाइमली जो है कंप्लीट कर पाएंगे। उसके साथ में जो है मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और आज से जो है प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को बता दूं कि क्लास 6, 7th, 8th की जो ज्योग्राफी है, क्लास 6 और 7th पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th क्लास की ज्योग्राफी में जो है 3 चैप्टर लेफ्ट है, मतलब कि 3 चैप्टर जो है बाकी हैं और ये भी जो है आप लोगों के 3 से 4 क्लासेस में मैं जो है कंप्लीट करवा दूंगी। साथ ही जो है ज्योग्राफी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है इसलिए ज़रूरी है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की जो है आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो ये क्लासेस मत मिस कीजिएगा। अगर आप सी टेट पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि जो एसएसटी है जो कि पूरी टोटल 60 मार्क्स की है, जिसमें आपका 40 मार्क्स जो है वो आता है एनसीईआरटी से, राइट। और जो 20 मार्क्स है पैडागोजी, और इसकी टेंशन मत लीजिए, ये जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। पैडागोजी में आप लोगों के 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और सी टेट पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, एक सही गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं कि आप जो भी कुछ पढ़ें एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज जो है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से जो आप अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये जो है चैप्टर 1 क्लास 6 की ज्योग्राफी का है, पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन, ठीक है। सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि साथ में हम जो है ना, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो वैसे अलग से भी क्वेश्चन शामिल होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो है आज ये सब जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरीके से जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइन टू लाइन जो है आप लोगों को समझना जरूरी है, लाइन टू लाइन पढ़ना जो है ज़रूरी है, पूरा एनसीईआरटी एकदम बेसिक से। देखिए, सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? जो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में बता देती हूँ। देखिए, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। तो क्या ये पॉइंट सही है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने भी मेरे से पढ़ा है, जिन्होंने जो चैप्टर मैंने करवाए हैं, अगर आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह की तुलना में बड़े आकार के होते हैं, जबकि कुछ बाह्य ग्रह जो है क्या है, के चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, तो देखिए आंतरिक ग्रह, सबसे पहले आंतरिक ग्रह होते कौन से हैं? जो भी ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं, जैसे कि आपका ये सूर्य होगा, ठीक है, यहाँ से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये जो चारों ग्रह हैं ये जो है सूर्य के नज़दीक, और इन्हीं को बोला जाता है क्या, आंतरिक ग्रह। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो होता है ये आपके बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो मंगल है यहाँ तक जो है ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, और ये बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह है ना ये कठोर होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं ये तरल पदार्थ से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। ठीक है, और यही ग्रह हैं जिनके चारों ओर जो है छल्ले लगे होते हैं और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, जबकि जो आंतरिक ग्रह हैं ये आकार में छोटे होते हैं। अब देखिए, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि आंतरिक ग्रह तो चट्टानों से बने होते हैं, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह की तुलना में बड़े होते हैं। बिल्कुल, जो बाह्य ग्रह होते हैं ना आंतरिक ग्रह की तुलना में जो है ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और बाह्य ग्रह के चारों ओर क्या लगे होते हैं, छल्ले। तो आप लोगों ने देखा होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, इनके क्या है, चारों ओर जो है छल्ले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ए तो गलत है, बी आपका सही है। देखिए यहाँ दोनों सही बता दिया, दोनों गलत बता दिया। ए सही तो ये तो गलत है, ए गलत, आर सही, सॉरी ए गलत और यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ऑप्शन को वो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हुआ है।
तो ए गलत है, लेकिन आपका जो बी है वो सही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों को इससे जो है, इसीलिए मैंने ये जो है ले लिया कि आप लोगों को जो हमेशा के लिए याद रहे। देखिए बुध सॉरी, ये जो है आपका सूर्य है, यहाँ पे ये बुध है, ये आपका जो है देख रहे होंगे ये वाला शुक्र है, ये वाला पृथ्वी है और ये वाला मंगल है। ठीक है, ये जो ग्रह है ना, ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस में होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण को ही यूरेनस बोला जाता है। इनके जो है चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, नेपच्यून। और ये ग्रह जो है आंतरिक ग्रह की तुलना में जो है क्या होते हैं, बड़े होते हैं, सूर्य से बहुत दूर होते हैं। देखिए इसमें जो है आपके ऑप्शन में ये वाला नहीं था कि सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह और सूर्य के दूर वाला ग्रह, क्या दिया था कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को लेकर आपसे पूछा गया था। तो याद रखिएगा, अगली बार क्वेश्चन अगर बदल के आए तो हो सकता है कि सूर्य के जो नज़दीक वाले ग्रह हैं वो क्या है, वो चट्टानों से बने होते हैं, और सूर्य से जो बहुत दूर होते हैं वो जो है आकार में बड़े होते हैं और किससे बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइन टू लाइन जो है समझना जरूरी है। इसीलिए ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया था। जिन लोगों ने अच्छे से किया होगा उनका ये क्वेश्चन जो गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, अदिति। तो हम सब लोग जानते हैं कि मैत्री भी है, दक्षिण गंगोत्री, भारती भी। ये देखिए ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दक्षिण गंगोत्री भी है आपका, मैत्री भी है और भारती भी है। तो ए बी सी जो है तीनों ही सही होगा, ऑप्शन थर्ड। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप और महाद्वीपों से गुजरता है, किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है होगा। ठीक है, ये गलत है। देखिए ये भी जो है आप लोगों का क्लास 6 की ज्योग्राफी है। मैं बता रही हूँ ना, जितने भी मैंने करवाए हैं सब कुछ जो है बहुत ही बेसिक से करवाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी में एक भी नंबर नहीं कटे, अगर आपके 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से और चाहते हैं 14 आउट ऑफ 14 जो है आपके आएँ और ला सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी को फोकस करें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो मैं करवाऊँगी। बस आप जो है लगे रहिए, सपोर्ट करते रहिए, यहीं पर जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। और बुक तो आप लोगों की मैंने ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब हिस्ट्री जो है स्टार्ट करूंगी, जिसमें हिस्ट्री भी 6 क्लास की कंप्लीट हो चुकी है और 7th जो है स्टार्ट होगी। ठीक है, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, पूरी एनसीईआरटी जो है यहीं पर आपकी कंप्लीट होगी। अब क्वेश्चन है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरता है। तो देखिए कर्क रेखा, अब ये क्वेश्चन बना, अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो तीनों रेखाएं जो केवल एक महाद्वीप से गुजरती है, वो कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, ये जो है आपका क्या है, तीनों रेखाएं जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। किससे नहीं गुजरती हैं, यूरोप से, और यहाँ पर जो है आप लोगों का अंटार्कटिका। तो यूरोप और अंटार्कटिका को ये रेखाएं टच भी नहीं करती हैं। बाकी तीनों रेखाएं जो है, बाकी जो 7 कॉन्टिनेंट है आपके, 7 जो महाद्वीप हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका से जो है देख सकते हैं कर्क रेखा जा रही है, दक्षिणी अफ्रीका से ये जो है अफ्रीका से भी जा रही है, और यहाँ पे जो है एशिया से भी जा रही है। एशिया में आपको पता है कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है आपका दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से भी जाती है, ये भी जो है आपकी एशिया से जाती है, और किससे, यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये किसे, विषुवत रेखा जो है एशिया से भी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मकर रेखा, तो मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका से भी जाती है और ऑस्ट्रेलिया से जाती है और अफ्रीका से जाती है। ठीक है, तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, या ये पूछ सकता है कि विषुवत रेखा और मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, या दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी रेखा जो है गुजरती है। कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जो है अच्छे से आप कर लीजिएगा, और इसको जो है मैंने करवा रखा है, तो वो जो है आप अगर कर लेते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से गुजरती है। ठीक है, नहीं गुजरती है, तो किससे, यूरोप और अंटार्कटिका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में 82.5 पूर्व को मानक, 1 मिनट, पूर्व मानक यामोत्तर क्या किया गया है, पूर्व मानक यामोत्तर जो है माना गया है। 1 मिनट पेन ले लेते हैं। हाँ, 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर
माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से होकर गुजरती है? भारतीय मरुस्थल से? बिल्कुल नहीं। 82.5 जो है ये जो है नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के। ठीक है, तो कौन कौन से जगहों से? तो अभी वो तो मैं बताऊंगी कि ये 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा, हमेशा ये नहीं पूछ सकता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है, देशांतर रेखा इसे बोला जाता है, जो देशांतर मानक यामोत्तर रेखा है, ये जो है किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? केवल 5 राज्यों का नाम नहीं पूछ सकता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है बदल दिया गया है। भारतीय मरुस्थल से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय मरुस्थल पूर्वी जो है अब पूरा जो है आपका उत्तर पश्चिम साइड में है। पश्चिमी घाट भी नहीं हो सकता, सुंदरबन डेल्टा भी नहीं हो सकता। पूर्वी घाट, यस पूर्वी घाट होगा। अब देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर मानक यामोत्तर है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्य के नाम याद रख लीजिएगा। ये जो है आपका कहाँ से, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये आपके मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। आपका ये जो है झारखंड, यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से, और यहाँ पे जो है आपका आंध्रा से। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पे पूर्वी घाट दे रखा है, तो देखिए पूर्वी घाट ना, तो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को टच भी नहीं करती। यहाँ पे जो है आपका मरुस्थल को भी नहीं टच करती, सुंदरबन डेल्टा को भी टच नहीं करती। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी तरीके से भी घुमा के दे सकता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा एकदम NCERT आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, हाँ क्या हो रहा है, ये मैनेज करना इसे, 1 मिनट। हाँ, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? जो पश्चिमी घाट है, ये जो है आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो हम सब लोगों को पता है कि जो पश्चिमी घाट पे ना वर्षा बहुत अधिक होती है। तो जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे? देखते हैं। पश्चिमी ढालों पर जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पश्चिमी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ कैसे होती है? जहाँ पे भी वर्षा होता है वहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दोनों ढालों पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बिल्कुल नहीं। जब उष्णकटिबंधीय जब पश्चिमी घाट पे जो है ना, यहाँ पे पर्वत है, तो यहाँ से जो पर्वत है इस पे जब पहाड़ों से जो है, पर्वतों से जब जो दक्षिण पश्चिम जब आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो वो जो है पहाड़ों से जब टकराता है तो पूरा का पूरा वर्षा जो है पश्चिमी घाट पर हो जाता है। पूर्वी घाट जो है वहीं पर जो है, यहाँ पर जो इस साइड वाला एरिया जो है वो क्या रहता है, सूखा रहता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है पूर्वी घाट पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, दोनों ढालों पर, ये ढालों हैं, याद रखिएगा, ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ बिल्कुल नहीं। एक ढाल पे तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है कि पश्चिमी ढालों पर जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है और पूर्वी ढालों पर जो है कंटीली झाड़ियाँ। इसी को जो है ना क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया, कथन और कारण में भी पूछ सकता है, और ये दे सकता है कि कथन में आपका ये कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूर्वी ढालों, जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं तथा पूर्वी ढालों पे कंटीली झाड़ियाँ। आपका कारण में दे सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ही सही है, क्योंकि उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल की गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, जो सहारा मरुस्थल है लेकिन वहाँ पे गुफा के जो चित्र है ना, उसमें नदी और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया। तो इसका क्या कारण है? सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे? नहीं। सहारा के लोग जो है दुनिया घूमे हुए थे? नहीं। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था? बिल्कुल। तो ये जो सहारा की जो मरुस्थल है वहाँ पे गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाने का मतलब है कि वहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, एक छोटे आकार वाले जो वृक्ष हैं और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। मतलब जो छोटे आकार वाले जो वृक्ष और घास है ना, ये किसका निर्माण करते हैं? घास स्थलों का। बिल्कुल सही बात है। जो आर्द्रता की मात्रा है, जो वायु में आर्द्रता पाई जाती है, वो जो है वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बात सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ए की जो है, बी जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। और यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, ये जो बी है ना, ये बी नहीं है, ये आर होगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पौने हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए अस्थाई पौने कौन सी होती हैं। वो पौने जो पूरे वर्ष जो है एक ही दिशा में बहती हैं, उन्हें कहा जाता है अस्थाई पौने।
पूर्वी पवने, ये पावने नहीं है, पवने हैं, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पूर्वी पवने, तो पूर्वी पवने आपको नाम से पता चल रहा होगा कि पूर्वी पवने मतलब कि पूरे वर्ष जो है पूरब की ओर चलेंगी, मतलब कि अस्थाई पवने हो गई। लेकिन मानसूनी पवने, मानसूनी पवने तो मानसून के हिसाब से जो है ऋतुओं के अनुसार जो है अपनी जो है दिशा बदलती रहती है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। लू, लू क्या है? मानसूनी पवने, दोनों ही अलग अलग है। लू जो है एक स्थानीय पवन है। अस्थानीय पवने क्या होती है थोड़ा समझिएगा। अस्थाई पवने और स्थानीय पवने में डिफरेंस है। जो अस्थाई पवने है ना, पूरे वर्ष जो है एक ही दिशा में जो है वो क्या होती है, बहती हैं। पूरे वर्ष जो है एक ही दिशा में जो है चलती हैं। लेकिन जो स्थानीय पवने हैं, ये जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में, मतलब किसी भी छोटे से क्षेत्र में या पूरे वर्ष या किसी भी दिन के किसी भी समय में, किसी विशेष समय में जो है चलती हैं। तो लू जो है उसी में से, तो लू जो है एक स्थानीय पवने है। समुद्री समीर भी एक स्थानीय पवने है। स्थल समीर भी जो है एक स्थानीय पवने, क्योंकि ये जो है किसी क्षेत्र विशेष में एक किसी भी पूरे वर्ष में या दिन के किसी भी समय में, मतलब कि एक विशेष समय में जो है ये चलती हैं। तो ये जो है स्थानीय पवने है। पश्चिमी पवने, पवने बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। मानसूनी पवने तो मानसून के अनुसार जो है अब ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा जो है बदलती रहती है। यहाँ पे हमें अस्थाई पवने ढूंढना है। देखिए, व्यापारिक पवने जो है एक अस्थाई पवने हैं। पश्चिमी पवने भी क्या है, एक अस्थाई पवने। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अस्थाई पवने जो होती हैं पूरे वर्ष जो है एक ही दिशा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट, पवनों के बारे में दिए गए दो कथन ए और बी हैं, ठीक है, इस पर ध्यान दें। तो आपको इसमें जो है सही विकल्प चुनना है। देखिए, जो पवने हैं, पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पवन है ना, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। पवनों की जो दिशा का निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, बिल्कुल। लेकिन जो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, उसका जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बता रहा है कि पवनों की जो दिशा का निर्धारण है उसमें पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो भी जो है एक कारक के रूप में, मतलब कि उसको प्रभावित करती है। तो सही तो दोनों है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही है, और इसके अंदर क्या है, बी जो है ए की सही व्याख्या करता है, नहीं। ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डोल ड्रम कितने अक्षांश से कितने अक्षांश की बीच में जो है चलती है। तो याद रखिएगा, ये जो है विषुवत रेखा जो है वहाँ पे भूमध्य रेखीय जो निम्न दाब है वहाँ पे डोलड्रम चलती है, और इसका जो अक्षांश है 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में जो है ये डोलड्रम जो है चलती है पवन, ठीक है। अब आता है एक हर्ष अक्षांश। हर्ष अक्षांश क्या होता है, ये 30 से 35 डिग्री के बीच में जो है चलती है। आपको मैं इसमें समझा देती हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो पवनें हैं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है जहाँ पे सबसे तापमान अधिक होता है वहाँ का जो तापमान, जहाँ का भी तापमान अधिक होगा तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो निम्न दाब, ठीक है, निम्न दाब। आप सब लोगों को पता है कि जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो है निम्न दाब पाया जाता है। तापमान अधिक होने के कारण जो है सबसे अधिक वर्षा जो है यहीं पर होती है, ठीक है। पवने जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है ये निम्न दाब का स्थिति पाई जाती है। लेकिन कर्क रेखा के बाद जो ये है, कर्क रेखा के बाद आपका 66 डिग्री तक जो है ये जो है आप लोगों का क्या पाया जाता है, उच्च दाब की स्थिति। मतलब कि यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, तापमान जो है कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है किस साइड की ओर जाने लगते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ का तापमान जो है थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, उच्च दाब। तो पवने जो है हमेशा उच्च दाब से जो है निम्न दाब की ओर बहती हैं, यही दिखाया है। तो याद रखिएगा, जो पवनों के बहने की दिशा है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछ दिया जाता है। तो पवन जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हर्ष अक्षांश कितने से कितने के बीच में है, तो 30 से 35 डिग्री। याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। क्या है, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है।
जो जलवायु की जो दशाएं हैं उसी के अनुसार ही जो है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये तो सही बात है। किसी क्षेत्र विशेष की प्रकृति वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है, नहीं, और भी कई फैक्टर होते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष की जो भी प्रकृति है, जो भी वनस्पति है, वहाँ पर केवल वर्षा पर निर्भर नहीं करती, और भी इसके फैक्टर्स होते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए केवल सही है, तो आपका ऑप्शन जो है 1 केवल सही होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। कुछ भी है, देखिए आज ये मैं 15 क्वेश्चन अगर करवाई हूँ तो इसके साथ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता रही हूँ उसको भी ध्यान रखिएगा। ये केवल आपके 15 क्वेश्चन मतलब 12-13 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, ये 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर जो मैं बीच में बताती हूँ उनको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार हो रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, और कोशिश रहेगी कि हमेशा जो है ऐसी प्रैक्टिस सीरीज जो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ डेली। इसको ये जितने भी क्वेश्चन करवाए इसको आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद जब मैं करवाऊंगी तो फिर नेक्स्ट जो है करेंगे। इस तरीके से पूरी जो है आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लॉ एस्क से संबंध प्रिंस चार्ल पर्वत कहाँ पर है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करता है? क्लास 8 की जो है ये क्लास 8 की ज्योग्राफी है, ठीक है। अभी तक जो है क्लास 6 और 7 जिन्होंने पढ़ा होगा, मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है क्लास 6 और 7। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से, उसको ओपन कीजिए। आपको पूरा जो है चैप्टर वाइज जो है नोट्स मिल जाएंगे, पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। अपने खुद के नोट्स हैंड रिटन जो है तैयार कीजिए। और उसका अगर नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर मैंने पूरा जो है भेजा हुआ है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कॉमेंट में। देखिए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाता है, तो याद रखिएगा समय, बिल्कुल, प्रौद्योगिकी भी, जरूरत भी, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, ABC। किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने में आपके टाइम का, आपकी जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, और जो आपकी नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, ये तीनों ही जो है किसी भी चीज़ को क्या बनाती है? संसाधन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है ये। क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करवा चुकी हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं। मलेशिया में रबड़, बिल्कुल। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी है ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत में जो चाय है, यहाँ पे भी वर्षा की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए। तो यहाँ पे ABC तीनों ही सही है। कनाडा में मक्का बिल्कुल नहीं। तो आपका जो है कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन जो है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 13 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, और इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं थे। जितने भी मैंने करवाए हैं ना, जो एनसीईआरटी मैंने करवाई है उसी के अंदर से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार बोल रही हूँ, अगर आप लोग जो है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी चाहते हैं कि इस SST में 50+ स्कोर करें, तो एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करें। और ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 8th क्लास के 2-3 चैप्टर रह गए हैं, वो भी आप जो है 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। तो बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को जो है पूरी क्लासेस यहीं पर जो है मिलेंगी। पेपर 2 SST और CDP की शुरू हो चुकी है। ऑल द बेस्ट।